वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे गैस स्टेट के बारे में और पिछले 4 लेक्चर में हमने बात की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, डिफरेंट गैस लॉज की बात की, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की और कोलिजन पैरामीटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल से। आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट थे उन्होंने गैसेस के बारे में काफी कुछ डिस्क्राइब किया, जिनमें से सबसे पहली बात है कि जो पार्टिकल हैं गैस के मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं। दूसरा कि उनके जो कोलिजन होते हैं, आपस में जो कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करते हैं, वो इलास्टिक होते हैं, अप्रोक्सीमेटली इलास्टिक तो होते हैं, चाहे वो रियल गैसेस का केस क्यों ना हो। तीसरी बात ये थी कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल वो बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर घट गया तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो घट जाएगी। चौथी हमें एक बात समझ में आती है कि जो वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की वो कांस्टेंट नहीं रहती है, यानी एक पार्टिकल के पास मान लिया स्टार्टिंग में वेलोसिटी v1 है, वो पार्टिकल जब किसी और पार्टिकल से टकराएगा तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिससे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो सकती है। तो वेलोसिटी किसी पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं है। हाँ, ओवरऑल अगर मैं एनर्जी की बात करूं, ओवरऑल मैं कहूं एनर्जी कंजर्वेशन की, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो जो एवरेज एनर्जी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो इसी बेसिस पे हम आज बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज की। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी एक फिक्स टेम्परेचर आपने ले लिया सिस्टम का, तो जो के अंदर मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे वो जिस वेलोसिटी को एक्वायर किए होंगे वो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि अल्फा होगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कुछ बच्चे रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा दौड़ते हैं, बहुत अच्छी रनिंग है जिनकी, तो बहुत जल्दी टारगेट तक पहुंच जाएंगे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको दौड़ना नहीं आता, जिनकी जो दौड़ है, जो रेस है वो कम है, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। मैक्सिमम जो बच्चे होंगे जो दौड़ेंगे वो ना तो सबसे तेज दौड़ने वाले के बराबर दौड़ सकते हैं और ना ही इतना कम दौड़ेंगे, तो जो बच्चे बीच में रह जाएंगे, यानी कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वो उतनी स्पीड नहीं गेन कर पाए कि जिससे वो फर्स्ट टास्क है, तो वो जो बच्चे होंगे मैक्सिमम बच्चे उसी रेंज में आएंगे, यानी दौड़े भी गए लेकिन ना तो फर्स्ट आएंगे और ना ही सबसे लास्ट तक रहेंगे। तो वो जो बच्चे होंगे उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी वेलोसिटी एक्वायर की है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने गेन की है। तो इसी तरीके से अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो बहुत सारे पार्टिकल जब रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो कुछ पार्टिकल स्लोली मूव कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्शन किनका होता है, जो ना तो बहुत स्लोली और ना बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं। तो इन पार्टिकल्स को जो वेलोसिटी उन्होंने एक्वायर कर रखी है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और मैथमेटिकली मॉलिक्यूल्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू है, वो होती है अंडर द रूट ऑफ 2RT/m, जिसके अंदर r गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और m है मोलिकुलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का, जो मॉलिक्यूल गैस के आपने लिए हैं, अगर आपकी एक ही गैस है तो सारे पार्टिकल एक जैसे, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे, तो एक मॉलिक्यूल का जितना मास है वो m है। तो अल्फा किसके इक्वल है? अंडर द रूट 2RT/m। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी यानी v। अब एवरेज आपको सबको पता है कि एवरेज क्या होता है, डिफरेंट जो वैल्यूज होती हैं उनका अगर हम एवरेज ले लें तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपने एक टेम्परेचर ले लिया, उस टेम्परेचर के ऊपर जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं सबकी वेलोसिटीज को डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो आप इससे कैसे लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई n, जब n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो और v1 पहले पार्टिकल की वेलोसिटी, v2 दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी और v3 तीसरे पार्टिकल की वेलोसिटी, इस तरीके से हो। लेकिन मान लिया आपका जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिकल हैं, जिनमें से आप ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि n1 नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है और n3 नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है, इस तरीके से।
तो जो एवरेज आपको निकालना होगा उसके लिए बहुत ज्यादा अलग अलग एडअप करने की जरूरत नहीं है। आप उसे क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि n1v1, यानी कि किसकी मोशन की बात चल रही है, किसकी वेलोसिटी की बात चल रही है, वो n1 नंबर ऑफ पार्टिकल जिन सब की वेलोसिटी v1 के इक्वल थी, उन सब की आपने कंबाइन लिख ली, प्लस n2 v2, यानी n2 नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी हर एक की वेलोसिटी v2 थी, प्लस n3 v3, n3 नंबर ऑफ पार्टिकल जिनकी हर एक की वेलोसिटी v3 की थी। इस तरीके से जितनी भी टोटल वेलोसिटीज होंगी उनका सम अप कर दें और डिवाइड में क्या करें, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमने यहाँ पे नीचे कर दी। तो ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम मोलिकुलर टर्म में बात करें, मोलिक्यूल की बात करें, गैस मोलिक्यूल की, तो उस केस में जो v की वैल्यू आती है वो अंडर द रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम आती है, जिसके अंदर R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, M मोलिकुलर मास है। अब बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या VRMS, उसको हम कई बार U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो नाम से जैसे आपको पता लग रहा है, रूट मीन स्क्वायर यानी कि रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटी, रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी आपको क्या करना है, रूट लेना है किसका, मीन का, किसके मीन का, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के मीन का। जैसे मान लिया पहले पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है एंड सो ऑन है, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइड बाई n, और उस सारे का आप अंडर द रूट ले लो। लेकिन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है एवरेज वेलोसिटी केस में, अगर n1 नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है और n2 नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है, n3 नंबर ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी v3 है, तो उस केस में आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दोगे, n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर प्लस n3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। उस सारे का आप रूट ले लो, क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब अगर आप मोलिकुलर लेवल पे बात करो कि मॉलिक्यूल्स का आपको निकालना है, गैस मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, उस केस में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है VRMS कहूं या फिर मैं U से रिप्रेजेंट करूं, तो वो किसके इक्वल आएगी, अंडर द रूट 3RT बाई M। तो अभी तक हमने डिस्कस किया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा के बारे में, एवरेज वेलोसिटी V के बारे में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी U के बारे में। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं तो जो इनकी रेशियो आएगी वो आएगी √2 रेशियो √8 बाई पाई रेशियो √3। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा, 1:1.13:1.22। आइए एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग जो वेलोसिटीज हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब इस ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस है वो वेलोसिटी के लिए और वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी फैक्टर के लिए है। इस ग्राफ की जो पीक है, इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है उसको हम कहते हैं अल्फा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस वेलोसिटी को एक्वायर किए होंगे, उस वेलोसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है v होती है, वो लगभग 1.13 टाइम्स होती है। तो इस ग्राफ के अंदर मैं एवरेज वेलोसिटी देखने की कोशिश करूं तो लगभग यहां पे मेरे को मिलेगी, यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, तो वो लगभग ग्राफ पे मुझे यहां शो होगी। अब इसके अंदर आप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो बहुत स्लो चलने वाले पार्टिकल, यानी ऐसे पार्टिकल जो बहुत कम वेलोसिटी एक्वायर किए हुए हैं, उनका फ्रैक्शन भी कम है, और ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज्यादा वेलोसिटी एक्वायर किए हुए हैं उनका फ्रैक्शन भी कम है। मैक्सिमम जो पार्टिकल हैं वो उस रेंज में आ रहे हैं, ना तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो ना ही बहुत कम वेलोसिटी हो। अब बात करते हैं कोलिजन पैरामीटर के बारे में। कोलिजन पैरामीटर में सबसे पहले कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या होता है, मान लिया आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर है सिग्मा। अब आपने जो मॉलिक्यूल लिया है सिग्मा, अगर वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे से कोलाइड करता है तो कितना नजदीक आ सकता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को कौन निर्धारित करता है, किसकी वजह से वो प्रभावित होती है, वो क्या है, एक दूसरे के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। पहले जो दो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं वो धीरे धीरे जैसे ही नजदीक आना स्टार्ट होंगे, नजदीक आएंगे उनके बीच की अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन किसी एक लेवल पे आके, किसी एक डिस्टेंस पे आके उन दोनों की जो अट्रैक्शन है
उस पे रिपल्सिव फोर्स हावी हो जाएंगी और उससे ज्यादा क्लोज वो नहीं जा सकते। वो क्या करते हैं, जस्ट कोलाइड करते हैं और फिर अपना वापस। मान लिया आपका एक जो मॉलिक्यूल जिसका डायमीटर सिग्मा है वो दूसरे ऐसे ही मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो एक मॉलिक्यूल यानी पहले मॉलिक्यूल की जो पेरिफेरी होगी, जो यहां पे आपको दिख रहा है पहले मॉलिक्यूल की जो ये पेरिफेरी है, वो इसके न्यूक्लियस से कितनी दूर है, इसकी रेडियस जितना, और रेडियस कितनी है सिग्मा बाई 2। वैसे ही जो दूसरा मॉलिक्यूल इससे कोलाइड कर रहा है उसी टाइम पे, उस टाइम पे जो उस मॉलिक्यूल की पेरिफेरी है, ये पेरिफेरी इसकी खुद के सेंटर से कितना दूर है, एक रेडियस यानी कि सिग्मा बाई 2। दोनों की रेडियस अब ऐड की जाती है, मॉलिक्यूल सारे सेम है क्योंकि हम एक ही गैस की बात कर रहे हैं, तो जो रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी डायमीटर। अब जो ये डिस्टेंस है दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच की जब कोलिजन हो रहा है, इसी को बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। ये किसके इक्वल आई है, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल हो, एक मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल ही आई है। अब जो ये कोलिजन डायमीटर है सिग्मा, अगर इतनी या इससे कम डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में, तो हम कहते हैं कोलिजन हुआ है, और अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस है तो हम कहेंगे कोलिजन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कोलिजन नंबर की। एक पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार कोलाइड करता है उसे कहते हैं कोलिजन नंबर। अब हमें कोलिजन नंबर निकालना है, हमें बात करनी है कि भी पार्टिकल कितनी बार कोलाइड कर रहा है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि अपने पास जो पार्टिकल्स हैं उनमें से सिर्फ एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके हमें कोलिजन नंबर निकालना है, और बाकी सारे जो पार्टिकल हैं वो स्टैटिक हैं उस सिस्टम के अंदर। अब जो हमने पार्टिकल अज्यूम किया है उसका डायमीटर सिग्मा है और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब जो हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाले पार्टिकल से वो सभी पार्टिकल कोलाइड करेंगे जो उसके कोलिजन डायमीटर के अक्रॉस आते हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री अगर हम सोचें जो इस पार्टिकल के मूव करने पे इसके कोलिजन डायमीटर के अक्रॉस की बात कर ले, वो हो गया एक सिलेंडर। ऐसा सिलेंडर जिसकी रेडियस क्या होगी, कोलिजन डायमीटर के इक्वल होगी यानी सिग्मा के इक्वल होगी। अब जो ये पार्टिकल उन सारे पार्टिकल से स्ट्राइक करेगा जो इस सिलेंडर के अंदर आएंगे या कहूं मैं विद इन कोलिजन डायमीटर रेंज आएंगे। तो मुझे यही पता करना है सिर्फ कि सिलेंडर के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, उससे मुझे सीधा सीधा पता लग जाएगा कितनी बार इसने कोलाइड किया। तो इस सिलेंडर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले मैं सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करता हूं। वॉल्यूम क्या होगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट या फिर लेंथ। अब इस सिलेंडर के लिए क्या है, लेंथ क्या है v और रेडियस क्या है सिग्मा, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा वो पाई सिग्मा स्क्वायर v के इक्वल होगा। अब मान लिया एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हैं, तो इस टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल मौजूद होंगे, इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो पाई सिग्मा स्क्वायर v इंटू एन, इतने पार्टिकल इस पूरे सिलेंडर के अंदर मौजूद होंगे। और अगर इतने पार्टिकल सिलेंडर के अंदर मौजूद हुए तो इतने ही पार्टिकल से ये कोलाइड करेगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, हमने जो अज्यूम किया है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है बाकी सारे स्टैटिक हैं, इससे तो हमारी ये वैल्यू आई है, बट ऐसा तो नहीं है कि वो बाकी सारे पार्टिकल स्टैटिक हों, वो भी तो साथ के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक करेक्शन करनी पड़ेगी। और करेक्शन कहां पे करनी पड़ेगी, हमने बाकी को स्टैटिक माना था, एक को मूव करता माना था, जब हम सभी को मूव करता मानेंगे तो हम सभी की वेलोसिटी को अज्यूम करेंगे, यानी वेलोसिटी में करेक्शन करेंगे। और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, v है इस पार्टिकल के लिए, तो हम इसमें करेक्शन करते हैं। मान लिया पहला पार्टिकल जो हमारा मूव कर रहा है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और दूसरा v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनकी अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या होगी, वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। लेकिन अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, टोटल कितने रिलेटिव वेलोसिटी उसकी बात करूं, तो उसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूं v रिलेटिव इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 अंडर द रूट से। अब क्योंकि हमने जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल लिए हैं, ये सारे पार्टिकल रैंडमली अरेंज्ड हैं, रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से जो v1 और v2 की प्रोडक्ट है ये तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी वो किसमें चेंज हो जाएगा, अंडर द रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब क्योंकि जितने भी पार्टिकल उस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं सबकी एवरेज वेलोसिटी सेम है, किसके इक्वल है, v के इक्वल है, तो मैं v1 की जगह भी v रख दूं, v2 की जगह भी v रख दूं, तो क्या बनेगा v स्क्वायर प्लस
वी स्क्वायर अंडर द रूट यानी √2 v², यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी अंडर द √2 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू मैं कहां रखता हूं? उस इक्वेशन में रखता हूं जिसमें मैंने नंबर ऑफ कोलिजन के बारे में बात की थी, पाई सिग्मा स्क्वायर वी इंटू एन की बात की थी। अगर मैं इसके अंदर वेलोसिटी के करेक्शन करता हूं तो नंबर ऑफ कोलिजन बाय दैट वन पार्टिकल पर सेकंड कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 वी पाई सिग्मा स्क्वायर एन। और ये क्या होता है? कोलिजन नंबर होता है एन से, कि कितनी बार एक सेकंड में वो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है। अब बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है कि जितने भी टोटल पार्टिकल हैं यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो कितनी बार कोलिजन कर रहे हैं एक सेकंड के अंदर, यानी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय ऑल द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। अब हम वो कैसे निकाल सकते हैं? हमने ये बात की कि एक पार्टिकल कोलिजन नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ कोलिजन कर रहा है पर सेकंड, ठीक है। अब अगर हमें यह पता लग जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने पार्टिकल हैं और हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय वन पार्टिकल, तो क्या आ जाएगा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यानी कि भाई हमें क्या पता करना है कि सारे टोटल मॉलिक्यूल यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन कर रहे हैं। हमें पता है एक कितने कोलिजन कर रहा है, और हमें पता लग जाए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे हैं, तो उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये निकाल सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोलिजन नंबर मल्टीप्लाइड बाई एन। बट यहां पे एक झोल है। क्या झोल है? कि हमने बात की कोलिजन्स की, और कोलिजन कब पॉसिबल होता है? जब आपके पास एटलीस्ट 2 पार्टिकल हो। जब 2 पार्टिकल हो तभी कोलिजन होगा, सिंगल पार्टिकल तो किसी से कोलाइड कर ही नहीं सकता। तो इस केस में जब हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, हम यहाँ पे हर एक पार्टिकल कितनी बार कोलिजन कर रहा है ये तो काउंट कर रहे हैं। अब टोटल कोलिजन अगर हमें निकालने हैं तो हमें इसे फैक्टर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। फैक्टर 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा कि टोटल पार्टिकल ने कितने कोलिजन किए, हर एक का आपने अलग अलग निकाल लिया, लेकिन हर कोलिजन में कितने? 2 पार्टिकल चाहिए, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल में जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, हमें पता लग जाएगा। अब बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ क्या होता है? जो पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी चैम्बर में गैस के, वो पार्टिकल पहले एक जगह से कोलाइड करके जब दूसरे पार्टिकल तक जाते हैं कोलाइड करने के लिए, उन दो कोलिजन के बीच में कितना एवरेज डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करना पड़ता है, यानी कि द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, उसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। अब ये हम कैसे निकाले? डेफिनेशन से हमने देखा कि भी कितनी डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करनी है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में। यानी अगर हमें ये पता लग जाए कि वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी कितनी डिस्टेंस टोटल एक यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, और दूसरा एक यूनिट टाइम में कितने वो कोलिजन कर रहे हैं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस उन्हें 2 कोलिजन के बीच में ट्रेवल की है। तो जो मीन फ्री पाथ लैम्डा किसके इक्वल होगा? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय दैट मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। और एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल 1 सेकंड क्या होगी? जो एक्चुअल में उसकी वेलोसिटी होगी, कितने यूनिट डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है एक सेकंड में, वो क्या होगी? उसकी वेलोसिटी। यानी लैम्डा किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ कोलिजन एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में कितने करता है? कोलिजन नंबर के बराबर, यानी कि v बाई एन सी, यानी कि v बाई √2v पाई सिग्मा स्क्वायर एन। अब v से v यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? लैम्डा की जो वैल्यू होगी 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन, यानी मीन फ्री पाथ किसके इक्वल होगा? 1 बाई √2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन के इक्वल होगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंट कोलिजन पैरामीटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन नंबर की। कोलिजन नंबर इक्वल होता है √2v पाई सिग्मा स्क्वायर एन के। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कोलिजन नंबर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एवरेज वेलोसिटी पे। और जो एवरेज वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी, एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन नंबर बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं प्रेशर की बात करूं, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे तो जो पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, एन की हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, एन बढ़ेगा तो भी कोलिजन नंबर
बढ़ेगा, और अगर डिक्रीज होता है टेम्परेचर या फिर प्रेशर में तो वो घटेगा। अब बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। कोलिजन फ्रीक्वेंसी में भी जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो किससे, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ा या टेम्परेचर बढ़ा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और इन दोनों में से कोई भी चीज घटती है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी घटेगी। फाइनली आता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। अब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या होगा, एक पार्टिकल जब दूसरे से कोलाइड करने जा रहा होगा तो उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, यानी मीन फ्री पाथ घट जाएगा। अब बात करूं मैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर का डायरेक्टली तो कोई इंपैक्ट नहीं है मीन फ्री पाथ पे, लेकिन अगर वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंडेबल है, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया और वॉल्यूम बढ़ गया उससे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से स्ट्राइक करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। लेकिन इन एनी केस अगर वॉल्यूम को फिक्स कर रखा है, उस केस में टेम्परेचर का मीन फ्री पाथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज हमने बात की डिफरेंट टाइप की मोलिकुलर वेलोसिटीज के बारे में, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और हमने बात की डिफरेंट कोलिजन पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।